वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। हमारी जानिब से आप सबको नए साल की खुशियां मुबारक। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, हलाकतों में इजाफा और इंतहा पसंद तंजीमों का पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक होना जमहूरी अमल की मजबूरी या उसके लिए चैलेंज, इन मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी झलक और शुरू करते हैं व्यू 360। एक नजर साल 2017 में पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव पर। नमक का इस्तेमाल खाने की टेबल से दस्तकारी के हुनर तक। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है ना, जिनका ब्लड घटता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और सैर अमेरिका की दो निहायत दिलकश चोटियों की। ईरान के स्टेट टेलीविजन के मुताबिक मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। गुज़श्ता हफ्ते मशहद में एक छोटे से एहतजाज से शुरू होने वाले मुजाहिरे अब ईरान के कई दूसरे शहरों तक फैल गए हैं, जिनमें मुजाहिरीन मुल्क की मजहबी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इतवार को अपने एक बयान में कहा है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और तनकीद अवाम का हक है, मगर समाजी बेचैनी फैलाना और लोगों की इमलाक तबाह करना नाकाबिले कबूल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में पुरअमन मुजाहिरीन के लिए इंटरनेट बंद करने पर ईरानी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। वॉइस ऑफ अमेरिका की फारसी सर्विस को दिए गए एक इंटरव्यू में व्हाइट हाउस के आला ओहदेदार माइकल एंटन ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया की ख्वाहिश है कि अमरीकी और मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां ईरानी हुकूमत के सेंसरशिप के मुतालबात के सामने ना झुकें और इंटरनेट के जरिए मालूमात तक रसाई को यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में एक ट्वीट करते हुए कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछले 15 साल में 33 अरब डॉलर की इमदाद दी है और बदले में अमेरिका को कुछ नहीं मिला। उनका मज़ीद कहना था कि वो हमारे रहनुमाओं को बेवकूफ़ समझते हैं और इन दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराहम करते हैं, जिनका हम अफ़गानिस्तान में उनकी ना होने के बराबर मदद से ताक़ुब कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी उफ़क़ पर इस वक्त बहुत हलचल हो रही है। साल 2017 के आखिरी दिनों में हम बहुत से अहम मौज़ूआत का जायज़ा आपके लिए पेश करते रहे हैं, जिसमें इस साल पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव जहां पाकिस्तान में मीडिया और आम बहस का हिस्सा रहे, वहीं वाशिंगटन में भी पाकिस्तानी सियासत मौजूए बहस बनी रही। पाकिस्तान में जमहूरी अमल का तसलसल और इस हवाले से इदारों का किरदार पाकिस्तानी सियासत पर वाशिंगटन की इस बहस का अहम हिस्सा रहे। इस बहस का एक जायज़ा पेश कर रहे हैं अमान अजहर। पल में तोला पल में माशा। साल 2017 पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुछ ऐसा ही अहवाल सुनाता नजर आया। एक जानिब हुकूमती जमात के सरबराह और तीसरी बार नामजद वज़ीर आज़म करप्शन इल्ज़ामात पर घर भेज दिए गए और दूसरी जानिब मजहबी तंजीमें पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में अपना असर व रसूख बढ़ाती नजर आईं। वाशिंगटन डीसी के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के तज्जियाकार माइकल कुगलमैन के मुताबिक इस साल रूनुमा होने वाले कई वाक़यात ने पाकिस्तान में जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस को मजीद नुमायां किया। एक तो नवाज शरीफ की नाअहली, दूसरा बड़ा मामला जिससे जमहूरियत की कमजोरी का एहसास हुआ वो था जब मजहबी इंतहा पसंदों के गिरोह ने 2 हफ्तों के लिए इस्लामाबाद के बाहर पड़ाव डाल दिया और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज मुल्क को बाज़ाब्ता तौर पर चलाने में दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन फिर भी दरपर्दा तरीके से अपना असर रसूख दिखाने से भी नहीं चूकती। ताहम मुल्क के वजीर आज़म के एहतसाबी अमल से गुजरने को अमरीका में कुछ हलकों की जानिब से पाकिस्तान में जमहूरी अमल के लिए खुशाइंद समझा गया। 2017 में किसी भी मौके पर चाहे जितनी भी सियासी अफरा तफरी रही या फिर एहतजाज, किसी भी गैर जानिबदार मुबस्सिर ने ये नहीं सोचा कि फौज इन मामलात का सहारा लेते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लेगी और मेरे ख्याल में इससे जमहूरियत के पनपने का पता चलता है। US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक मुईद यूसुफ हुकूमत के तसलसल को पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की बेहतर होती सेहत की अलामत समझते हैं। एक प्रोसेस जो बहुत कंट्रोवर्शियल था, चार्जेस जो काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन प्रोसेस चलता रहा। तो मेरे नज़दीक अगर आप 90 की दिहाई देखें और अब देखें तो ये एक बहुत मुस्बत पहलू है। मुईद की नज़र में पाकिस्तान के लिए साल 2017 की सुर्खी जुडिशल एक्टिविज्म है और इदारों की हाकमियत की जानिब एक अहम कदम भी। जुडिशल एक्टिविज्म जिसको मैं कह रहा हूँ या जो फैसले आपके सामने आ रहे हैं, मेरे नज़दीक उसमें पॉलिटिकली अनसर्टनिटी और आएगी,
लेकिन इदारे इसी तरह बनते हैं कि वो अपनी स्पेस कार्व करें और दूसरे की स्पेस में ना जाएं। वाशिंगटन से पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर निगाह रखे मुबस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगले साल की शाहसुर्खी होगी पाकिस्तान में इलेक्शन का इनेकाद और तमाम सियासी अदाकारों का नताइज से मुत्तफिक होना, और यही अमल जमहूरी तसलसल और इदारों की हाकमियत की गारंटी भी है। अमान अज़हर, उर्दू VOA, वाशिंगटन। पाकिस्तान में सियासी उतार चढ़ाव पर हमने एक नज़र डाली, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरी अमल के तसलसल की बात की गई। पाकिस्तानी सियासत में हलचल उस वक्त भी मची जब जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज़ सईद की नज़रबंदी के ख़त्म होने के बाद उन्होंने और उनकी तंजीम ने मुल्क के सियासी धारे में शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश की और लाहौर में अपना दफ्तर खोलने के बाद लावड़पिंडी में जलसा भी किया गया। पाकिस्तान में इस साल 2 इंतहा पसंद तंजीमों की ज़िमनी इंतखाबात में गैर मामूली कारकर्दगी मुल्क के अंदर और बाहर से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार का बाइस बनी है। इस बारे में बात करेंगे वाशिंगटन DC के थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से मुंसलिक डॉक्टर मदिया अफजल से। मदिया, वेलकम टू व्यू 360 और आपको नया साल भी मुबारक हो। ये नया साल पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है और पाकिस्तान में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जब हाफिज़ सईद से मुंसलिक उम्मीदवार और लब्बैक या रसूलुल्लाह के उम्मीदवार को बड़ी तादाद में वोट्स मिले तो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो क्या इंतहा पसंद जमातों के सियासत में किरदार को जमहूरी अमल के तसलसल की खातिर एक कड़वी गोली समझकर बर्दाश्त कर लेना चाहिए या इसे जमहूरियत के लिए एक चैलेंज समझना चाहिए? देखिए, अगर एक पार्टी इंसिस्ट करती है कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स उसमें रहेंगे तो ये डेमोक्रेसी से जेल नहीं करता, बिकॉज ये इलेक्शंस हो सकते हैं, दे कैन कम इनटू पावर, लेकिन दे विल स्टार्ट कर्टेलिंग लोगों के फ्रीडम्स, लोगों के राइट्स, एंड वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी में। सो उस तरह जेल नहीं करता। बट अगर वो पार्टी एक्सट्रीमिज्म से अपनी बिल्कुल अपने आप को अलग कर देती है, अगर वो सिंपली मे बी एक इस्लामिस्ट पार्टी बन जाती है, then per se it does not have any it can gel with democracy. It does not need to be a problem with democracy. But जिस तरह ये parties आजकल constituted हैं, ये extremist parties हैं, and so this is certainly going to be a problem, क्योंकि वो जो policies अगर वो in power आते गए तो वो जो policies implement करेंगे वो लोगों के fundamental rights को curtail कर देंगे। तो आपने कहा कि ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर देखें तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि जमात उद-दावा के सरबराह हाफिज़ सईद और उनकी जो तंजीम है उसकी मुल्की सियासत में शमूलियत से मुल्क में तशद्दुद का जो अंसर है वो उभरने का खदशा है। और दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला ने भी इस पर अपने खदशात का इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो ये हमें हुकूमत की रिट के बारे में क्या बताता है? एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, वो इलेक्शन में उनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने जलसे भी करते हैं, उनके उम्मीदवार भी खड़े होते हैं। हुकूमत की रिट कहाँ है इसमें? हुकूमत की रिट इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज़ समथिंग जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत देर से कर रही है। ये मिलिटेंट्स जो आपने मेंशन भी किए, इनको अरेस्ट करती है when थोड़ा सा international pressure dies down a little bit, तो उनको रिलीज कर देती है, and then says there is no evidence to hold them accountable or to keep them arrested. ये एक साइकिल है और एक नैरेटिव है इनको अपीज करने का। तो हुकूमत is partly in control of what it is doing because वो appease करते हैं, but this is also a tussle between Pakistan की civilian government and Pakistan की army, which if one is too hard on militant groups, the other becomes a little softer on militant groups, and they actually keep tussling with each other this way. And इसमें what the government is doing is it अपना जो narrative है on extremist groups इनका it is confusing for the population, and in going back to your first question, अगर population extremist groups को in power देखेगी तो वो समझेगी कि they are okay, what they are saying is correct, and so it will increase extremism in the entire population. जी मदिया, और आपने अंदरूनी खलफशार की बात की कि हुकूमत और इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ
इसी टसल में है। तो अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर देखा जाए, इंटरनेशनल फ्रेम में पाकिस्तान को देखा जाए, तो अमेरिका और भारत लश्कर तैयबा और हाफिज़ सईद को 2008 में मुंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों का ज़िम्मेदार करार देते हैं। तो वो अगर इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कोशिशों पर सवाल उठेगा। जैसा आज सदर ट्रंप ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी पाकिस्तान को वही ताना दिया कि हम इतनी आपको इमदाद दे रहे हैं और हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या ख्याल है आपका कि ये अगर सब कुछ हो जाता है जैसा कि हो रहा है, तो क्या इससे पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर सवालिया निशान आएगा? आएगा एंड आता है एंड इंक्रीज ही कर रहा है, बिकॉज अभी करंट जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर वेरी वोकल और बहुत स्ट्रांगली पाकिस्तान को होल्ड अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में। एंड पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट्स हैं सेइंग कि हमने वी आर विनिंग द वॉर अगेंस्ट टेरर, वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट all terror groups on our soil, that doesn't hold true. And hence the international community doesn't believe Pakistan, or Pakistan को believe नहीं करते हैं. And so the Trump administration right now, there was an article just a couple of days ago कि the Trump administration wants to hold the military aid that it had put in an escrow account पाकिस्तान के लिए। जी मदिया, और इसी तरह जैसे अभी फ़लस्तीन के जो सफ़ीर हैं, उन्होंने जब हाफिज़ सईद के साथ रैली में शिरकत की तो फ़लस्तीन के सफ़ीर को उन्होंने वापस बुला लिया। पाकिस्तान के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात भी मुतासिर हो रहे हैं। भारत ने इस पर बड़ा एहतजाज किया था कि वो जलसा क्यों करने दिया। तो अब एक जो बड़ा सवाल है, 2018 का इलेक्शन है, पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, तो पाकिस्तान के लिए एक ऐसे मुल्क के तौर पर जहाँ जमहूरी अमल अभी इतना मजबूत नहीं हुआ, इस साल चैलेंजेस क्या होंगे? पाकिस्तान में there are multiple challenges. One is कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मेन political party है, the majority political party, the party currently in power, it stands weakened because the prime minister was disqualified. So that party stands weakened. The other parties are not strong enough right now कि वो helm लें. The other challenges जो हैं ये कि extremist parties are coming into play, और on the other hand progressive side पे स्पेस बिल्कुल क्लोज ऑफ होती जा रही है। देयर इज़ नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स, और पाकिस्तान में देयर इज़ अ वास्ट सेंटर। पाकिस्तान हैज़ सम एक्सट्रीमिस्ट्स, एक सेंटर, एंड देन इट हैज़ अ प्रोग्रेसिव साइड, एंड नाइदर द सेंटर रियली एंड द प्रोग्रेसिव साइड सर्टेनली, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो दिस इज़ ओनली गोइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। जी मदिया, और बिल्कुल, और जैसे 2017 पाकिस्तानी सियासत में हलचल का साल रहा, 2018 भी ऐसे ही नज़र आ रहा है, इलेक्शन का साल है। डॉक्टर मदिया अफजल हमारे साथ थी वाशिंगटन डीसी से। थैंक यू मदिया फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। और पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत में बढ़ता हुआ इजाफा मुल्क के सियासी अमल के लिए भी मुज़र साबित हो सकता है। गैर जानिबदार हलकों की राय आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहाँ दुनिया भर से अहम मौज़ूआत पर मज़ामीन के अलावा दिलचस्प वीडियोज़ भी मौजूद हैं। आप भी देखिए और दूसरों से शेयर भी कीजिए। और दुनिया भर में नए साल को पूरे जोशो खरोश से वेलकम किया गया। नए साल के इस्तकबाल का जश्न न्यूजीलैंड से शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया और हांगकांग के बाद न्यूयॉर्क तक पहुंचा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 12,000 पाउंड वजनी रंग बिरंगी रोशनियों से सजी गेंद को 130 फुट ऊंचे खंबे पर रात 12 बजते ही रोशन किया गया। सख्त ठंडे मौसम के बावजूद इस नज़ारे को देखने के लिए 10 लाख से ज़ायद अफराद टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद थे, जबकि न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के स्काई टावर के बाद सिडनी के हार्बर ब्रिज और जापान के टोक्यो पार्क में शानदार आतिशबाजी हुई। आसमान जगमगा उठा, शोर शराबा अरूज पर रहा। जबकि बरतानिया में साल नौ के जश्न पर लंदन आए पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और दुबई के बुर्ज खलीफा पर भी नए साल के जश्न के लिए रिकॉर्ड साज रोशनियों का मुजाहरा हुआ, जहाँ हज़ारों सयाह और मकामी अफराद ने आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखा। पाकिस्तान में भी इस साल का इस्तकबाल मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और खुसूसी दुआओं से किया गया। पाकिस्तान में अवाम नए साल से क्या तवक्कुआत रखते हैं, आइए देखते हैं इस्लामाबाद के कुछ शहरियों के तासुरात। मैं मुल्क में ये देखना चाहती हूँ कि हमारी एजुकेशन प्रमोट हो, एजुकेशन के हवाले से काम किया जाए, और ये जो मुल्क में बहरान है ना करप्शन का, ये कम होना चाहिए। 2017 तो मेरे ख्याल में हमारे मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सारे बहरान थे, पर अगला 2018 उम्मीद करती हूँ कि मुसलमानों के लिए अच्छा साबित होगा और पाकिस्तान में तरक्की होंगी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पीस की होनी चाहिए। अमन है तो फिर ही तरक्की कर सकते हैं ममालिक। मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए। जैसे कि ये देखें ना, क्रिसमस से पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये नहीं होना। दहशतगर्दी कम से कम ख़त्म होनी चाहिए। प्लीज़ आपस में अमन व अमान से रहें, कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, तो तभी
सुलह सलूक से हम रह सकते हैं, वरना तो हंगामा ही है। और अब बात करते हैं कुछ अमरीकी पहाड़ियों की। अमेरिका की शुमाल मगरबी रियासत वाशिंगटन में क़याम के दौरान कौमी पार्कों का सफ़र करने वाले माइका मायर, जिनकी कहानी हम आपके लिए पेश करते रहते हैं, उनको रियासत की 2 इंतहाई दिलकश चोटियों को एक ऐसे ज़ाविये से देखने का मौका मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आइए माइका मायर के साथ चलते हैं रियासत वाशिंगटन के पहाड़ी सिलसिलों में। ये रियासत वाशिंगटन में दाखिल होने का इंतहाई मुतासिर कुन नज़ारा है। हाईवे 20 माइका मायर को रियासत के नॉर्थ कैस्केड्स के नेशनल पार्क के सफ़र पर लेकर गई। मैंने सुना था ये पहाड़ खुरदरे और गैर हमवार हैं, लेकिन ये तो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ड्रामाई और दिलकश निकले। माइका के मुताबिक नॉर्थ कैस्केड से उन्हें एक और खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला याद आया। बेशतर मकामी लोग इस पार्क को एल्प्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक स्विस एल्प्स से मुशाबिहत रखता है। ताहम माइका को बहुत हैरत हुई कि मशहूर यूरोपियन पहाड़ी सिलसिले के बरक्स नॉर्थ कैस्केड्स का शुमार अमेरिका के 59 नेशनल पार्क्स के उन पार्क्स में से है जहां बहुत कम लोग जाते हैं। माइका के ख्याल में इसकी वजह इसका दूर उफ्तादा इलाके में वाक़िए होना है। ना तो यहाँ ज़्यादा होटल हैं, ना ही ऐसी सड़कें हैं जो आपको पहाड़ों की चोटियों तक बआसानी पहुँचा सकें। और अगर आप ज़बरदस्त नज़ारा देखने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको पैदल चलना होगा। और माइका ने भी यही किया। मौसम गर्मा के वस्त में मौसमियाती चैलेंजेस के बावजूद वो तकरीबन 6 किलोमीटर तक एक खौफजदा कर देने वाली ट्रेन पर चले। नॉर्थ कैस्केड्स में ऐसी जगह हैं जहां अब भी बर्फ मौजूद है और ऊपर तक जाने के लिए आपको उस बर्फ में से गुजरना पड़ेगा। रियासत वाशिंगटन में माइका ने अमेरिका के 2 और मशहूर पहाड़ों का फिजाई नज़ारा भी किया। कुछ फासले पर आप माउंट रेनियर नेशनल पार्क देख सकते हैं। उससे कुछ दूर स्पिरिट लेक है और आपको माउंट हेलेंस से उठता हुआ धुआं भी नजर आ रहा होगा। यही माउंट हेलेंस 18 मई 1980 को उस वक्त खबरों की सुर्खी बना जब यहाँ आतिशफशा फटना शुरू हुआ। बर्फ से ढकी ये बहुत बड़ी पहाड़ी आपके होशो हवास खो देती है और आपकी सांस एक लम्हे के लिए रुक जाती है, क्योंकि इस बुलंदो अरीज पहाड़ी के मनाजिर इंतहाई दिलफरेब हैं। और माइका की रियासत वाशिंगटन की सैर की खास बात भी यही पहाड़ी सिलसिले हैं। जूली टेबू के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। नमक का इस्तेमाल खाने में तो सब जानते हैं, मगर नमक को हुनर बना लेना भी एक कमाल है। यह कमाल हुआ पाकिस्तान के सूबा पंजाब में, जहां नमक के वसी ज़खायर मौजूद है और यहाँ से खाम हालत में यह नमक लाहौर के बाज़ ऐसे कारखानों में पहुँच रहा है जहाँ कारीगरों ने नमक को बावर्ची खाने की हदूद से निकाल कर एक फ़न की शक्ल दी है। कैसे, आइए देखते हैं। रावी किनारे वाक़े नमक की इस फैक्ट्री में बहुत से हुनरमंद सारा दिन नमक को मुख्तलिफ शक्लों में ढालकर अपनी महारत आजमाते हैं। इस मकसद के लिए सबसे पहले नमक के बड़े टुकड़ों को काट कर छोटी डलियों में तब्दील किया जाता है। फिर जो चीज़ बनानी हो, नमक के पत्थर पर उसका नक्शा खींचा जाता है और मशीनों की मदद से किसी भी पीस को हतमी शक्ल दी जाती है। नमक के साल्ट लैंप, ठीक है, इसका पर पीस होता है, ठेके पे काम होता है। 30 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, मुख्तलिफ रेट है। लहदा पीस के दिहाड़ी लग जाती है 3000 की, 3500 की, 1500 की, मुख्तलिफ लगती है जितने पीस हों। ऑर्डर पे तैयार होती है। हर जानवर बनता है इससे, ठीक है। लैंप वगैरह, टेबल लैंप आपने देखे होंगे, उससे वो भी बनते हैं। बॉल वगैरह, एग वगैरह, प्याले वगैरह, हर चीज़ बनती है इसके। जो आप ऑर्डर मिलेगा वो बना देते हैं हम लोग। नमक की नमकीनी इन मजदूरों की जिंदगी में इस कदर घुल चुकी है कि इन्हें आसपास की हवा में हर वक्त उड़ते ज़र्रात जैसे महसूस ही नहीं होते। तहकीकी बुनियादों पर नमक को दमे के मरीजों के लिए भी मुफीद जाना जाता है और ये हुनरमंद भी इसी सोच को अपनाए यहाँ दिल जमई से काम करते हैं। कुदरती नमक है, इसका कोई नुकसान नहीं, अंदर भी जाता है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, जिनका ब्लड घटता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे हमें तो अब तक कोई इसका नुकसान नहीं हुआ। अगर आँखों में भी डलता है तो ये जो आँखों में कचरा होता है ये साफ़ कर देता है।
नमक से बने इन हैंडीक्राफ्ट्स को सिर्फ सजावट के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इनमें लगे बल्ब लैंप्स का काम भी देते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने के बाद ये डेकोरेशन पीस शोरूम्स में चले जाते हैं। लिबर्टी खास ऐसी जगह है कि यहाँ पर पूरी दुनिया का कस्टमर आता है और जब वापस जाते हैं तो पाकिस्तानी सौगात हैंडीक्राफ्ट्स यानी कि ये नमक वगैरह बाहर के मुल्कों में यानी कि जाते हैं। इस्तेमा के मरीज़, साइंस के मरीज़ों के लिए, बच्चों के लिए इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है। छोटा से छोटा लैंप हमारे पास 1000 रुपये का होता है, फिर वायरिंग, होल्डर, तार कंप्लीट करके यानी कि हम देते हैं। सॉल्ट के हैंडीक्राफ्ट्स पाकिस्तान से दुनिया के दीगर ममालिक बरामद किए जाते हैं, जहां ये डॉलर्स में फ़रोख्त होते हैं। अब बात कुछ बॉलीवुड की। साल 2017 में बॉलीवुड की दुनिया में सीक्वल्स का राज रहा। जहां कई फिल्मों के सीक्वल्स या सिलसिलेवार फिल्म्स कामयाब हुई, वहीं अनोखी कहानियों और नए किरदारों के साथ भी फिल्में बनी। कुछ सुपरस्टार्स नाकाम हुए तो कुछ स्टार्स ने अपना सिक्का जमाया। देखते हैं साल 2017 का बॉलीवुड राउंड अप रितुल जोशी के साथ। साल चाहे कोई भी हो, बॉलीवुड की हिट फिल्म्स की लिस्ट खान्स के बगैर पूरी होती ही नहीं। 2017 की पहली हिट रईस में तो खान हिंदुस्तान के भी थे और पाकिस्तान की भी। शाहरुख और माहिरा खान की रईस का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला ऋतिक रोशन की काबिल से था। दोनों ही फिल्म्स क्रिटिक्स को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाईं, लेकिन मुनाफे में रईस काबिल से आगे रही। छोटा नहीं होता। माहिरा को जितना एक्सप्लोर किया जा सकता था उनके टैलेंट को, वो किया नहीं गया रईस में, और ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन बड़ा डेब्यू था, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड के दूसरे बड़े खान सलमान खान की ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस को कुछ खास रोशन नहीं कर पाई, पर साल के आखिर में आई टाइगर जिंदा है हिट रही। लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। बॉलीवुड के सबसे अलग खान आमिर खान सीक्रेट सुपरस्टार में दंगल की को स्टार जायरा वसीम के साथ नजर आए, लेकिन फिल्म दंगल जैसी कामयाबी से कोसों दूर रही। इस साल की ब्लॉकबस्टर हिट का तमगा तो बाहुबली 2 के सीने पर ही सजा। ने डाले 2 चम्मच घी और हमें मिल गया पूरा थाल भर का हलवा। यानी बॉलीवुड ने इन्वेस्ट किया है लगभग 2000 करोड़ रुपए, शायद 1-8 करोड़ कम, लेकिन कमाई के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 30,000 करोड़ से ज्यादा। कम बजट में ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में सबसे आगे रही बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जुड़वा 2 और फुकरे रिटर्न्स। हिंदी मीडियम एक दिलचस्प कहानी और सबा कमर और इरफान खान की बेहतरीन अदाकारी के दम पर बड़ी हिट रही। और अगर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी सबा कमर की, कि कहीं भी एक भी सीन में इरफान के सामने कमजोर नहीं पड़ी सबा कमर। बॉलीवुड के मिस्टर डिपेंडेबल बनते जा रहे अक्षय कुमार की जॉली LLB 2, नाम शबाना और टॉयलेट एक प्रेम कथा को क्रिटिक्स और बॉक्स ऑफिस दोनों ने थम्स अप दिया। टॉयलेट एक प्रेम कथा का जिक्र तो बिल गेट्स तक ने ट्विटर पर किया। न्यूटन, शुभ मंगल सावधान, हरामखोर, बरेली की बर्फी जैसी फिल्मों ने फॉर्मूला से हटकर कुछ नया पेश किया। 2017 बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग विमेन कैरेक्टर्स के लिए भी काबिले गौर रहा। सिमरन, तुम्हारी सुल्लू, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का और अनारकली ऑफ आरा की हीरोइनें बॉलीवुड की रवायती हीरोइन से बिल्कुल जुदा थी। वहीं पद्मावती इस फसाद में फंसकर रिलीज ही नहीं हो पाई कि पद्मावती का वजूद असल था या ख्याली। बॉलीवुड की इस साल की सबसे हिट कहानी लिखी गई पर्दे के पीछे, जब विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा से शादी की। बॉलीवुड की सुपरस्टार और क्रिकेट के सुपर हीरो की लव स्टोरी का हिट होना लाजमी था। इस लव स्टोरी का खुमार उतरते तो वक्त लगेगा, लेकिन हिंदी फिल्म्स के फैंस 2018 की हिट फिल्म्स के इंतजार में अभी से जुट गए हैं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। ये था आज का व्यू 360। तजावीज़ और राब्ते के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और ट्विटर पर राब्ते के लिए हैंडल है @UrduVOA। अब आपसे कल मुलाकात होगी। हैव अ नाइस इवनिंग।